1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 फ्यूल पॉलिसी को लागू कर दिया जाता है। अब दर्शकों, नितिन गडकरी साहब तो इस रूल को लागू कर जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो दिक्कतें सामने आती हैं वो किसी ने सोची नहीं थी। लोगों की गाड़ियों की एवरेज कम हो जाती है, लोगों की नई नवेली गाड़ियां खराब होने लगती हैं और सोशल मीडिया पे हाहाकार मच जाता है कि कहीं इस E20 पेट्रोल से हमारी गाड़ियां खराब तो नहीं हो रही, हमारी एवरेज कम तो नहीं हो रही। फिर जब भूटान ने E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को लेने से इनकार कर दिया तो देश भर में सवाल बढ़ने शुरू हो गए, सवाल पैदा शुरू होने हो गए। ऐसे में मनीष कश्यप जी ने एक आवाज को उठाया और पूरी दुनिया के सामने E20 फ्यूल के सच को रखने की कोशिश की। मनीष कश्यप जी जन स्वराज पार्टी के नेता हैं और आज हमारे साथ इस अहम चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जी ना सिर्फ एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, बल्कि साथ ही साथ एक सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मनीष जी हमारे इस शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, सबसे पहला ही सवाल मैं आपसे E20 के बारे में ही पूछने वाला हूं। सबसे पहले उस चर्चित वीडियो की ही हम बात करेंगे। E20 फ्यूल से क्या गाड़ियां खराब हो रही हैं? आपका पर्सनल इंसिडेंस रहा है, उसके बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे तो हम उसको सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। देखिए, E20 फ्यूल के बारे में अगर समझना है तो हम लोगों को बेसिक केमिकल कंपोजिशन और इसका इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजों को समझना होगा। सिर्फ ये कह देना कि E20 से खराब हो रहा है, नहीं खराब हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है या एवरेज ज्यादा हो रहा है, तो फिर अन्याय हो जाएगा। इस सब्जेक्ट पे, इस डिबेट पे, इन सब चीजों पे चर्चा करना अन्याय हो जाएगा। बेसिक चीजें समझा जाए। पहला चीज, एथनॉल का नेचर क्या होता है। एथनॉल हाइड्रोक्सिक होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एथनॉल। अगर उसे कहीं से भी मॉइस्चर कंटेंट मिल जाए तो वो फिर पेट्रोल में मिक्स एथनॉल पेट्रोल से सेपरेट हो जाता है। भूटान ने क्यों मना किया? क्योंकि भूटान का स्टोरेज कैपेसिटी उतना अपग्रेड नहीं है। भारत में जो पेट्रोल 30 लाख की गाड़ियों से, जो 30 लाख का टैंकर होता है, 40 लाख का टैंकर होता है, 50 लाख का टैंकर होता है, मैक्सिमम 60 लाख का जो टैंकर होता है, उन गाड़ियों से पेट्रोल पंप पे पहुंचता है। पेट्रोल पंप के नीचे एक स्टोरेज टैंक होता है, उसमें पेट्रोल को स्टोर किया जाता है जी। अमेरिका में 10% एथनॉल है, जर्मनी में 10% एथनॉल है, और वहां पे 3 करोड़ की टैंकर वाली गाड़ियों से एथनॉल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका टैंकर में किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, मॉइस्चर ना है, इस बात का ध्यान दिया जाता है। उसके पेट्रोल पंप के नीचे जो स्टोरेज टैंक है, वो स्टोरेज टैंक हाई ग्रेडेड स्टोरेज टैंक है, जबकि E10 के लिए उन लोगों ने ये सारा व्यवस्था किया है। हमारा जो पेट्रोल पंप का स्टोरेज टैंक है, हमारे यहां लगभग 90,000 पेट्रोल पंप है, उसमें से 95% पेट्रोल पंप 2023 से पहले का है। उनका स्टोरेज उस हिसाब से अपग्रेडेड नहीं है। और जैसे ही पेट्रोल आ रहा है, E20 मिक्स पेट्रोल आ रहा है, और वहां पे किसी भी प्रकार से एक बूंद भी पानी पेट्रोल पंप के टंकी में अगर चला जा रहा है तो वो पेट्रोल पूरा दूषित हो जा रहा है। दूषित क्यों हुआ? ड्यू टू ओनली वन रीजन, इथेनॉल के नेचर के कारण दूषित हुआ। अब वहां से अगर आप तेल डलवाएंगे तो कंपनियां क्या कहेगी कि आपका पेट्रोल कंटामिनेटेड है, यानी दूषित है, और वो कहेगी इथेनॉल सही है लेकिन पेट्रोल दूषित है। खाना में जहर है, जहर की वजह से मौत नहीं हुई है, खाना खाने की वजह से मौत हुई है। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और बाकायदा कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई एक आदमी की मौत हुई है और जहरीला खाना के कारण मौत हुई है, लेकिन वो जहर नहीं खाया है, वो खाया है खाना। वैसे ही गाड़ी में एथनॉल नहीं डाला गया है, गाड़ी में पेट्रोल डाला गया है, उसमें एथनॉल मिक्स था, तो पेट्रोल की गलती है, एथनॉल की गलती नहीं है, ऐसा कुछ लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरे भैया, एथनॉल के नेचर के कारण पेट्रोल कंटामिनेटेड हो रहा है।
एथेनॉल के नेचर के कारण पेट्रोल और एथेनॉल दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, और जब तक बेसिक नहीं समझेंगे, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद 2030 तक 20% एथेनॉल के लिए कैपेबल हो जाता। अभी 20% एथेनॉल के लिए कैपेबल नहीं है। इन सब चीजों को देश के लोग समझ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी या कोई मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की गाड़ी खराब हुई, मनीष कश्यप की गाड़ी खराब हुई। अरे भाई, ट्विटर पे जाके E20 पेट्रोल प्रॉब्लम सिर्फ सर्च मार लीजिए। भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो वीडियो डाले हैं और उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, एवरेज कम हो रहा है। इस चीज को समझ लीजिए सरकार। और अगर हम लोग सवाल कर रहे हैं तो हम लोग अपराधी नहीं है, बल्कि आपकी तीसरी आंख है। अगर मान लीजिए कि जनता को समस्या होगा तो जनता 2029 में आपको सबक सिखाएगी। उससे पहले हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए और जो गलतियां हैं उसे सुधार लीजिए। तो एथेनॉल पे सरकार को वापस E10 पे आ जाना चाहिए था, और नहीं तो E20 के साथ शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देना चाहिए था। जी, आपकी बातों से ये समझ पाया, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। जो पूरा मेरा अगला प्रश्न टोयोटा के उस कमबैक पे ही होने वाला था, लेकिन आपने उसका जवाब इसी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया। लेकिन एक सवाल यहां मेरे मन में एक और आता है कि सर, आपने पेट्रोल पंप्स की बात कर दी कि जो पेट्रोल पंप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो E20 पेट्रोल को, E20 फ्यूल को डिलीवर करने के क्षमता नहीं रखता। लेकिन यही एक और सवाल उठता है, क्या जो गाड़ियां 2018 से पहले की बनी हुई हैं, जो BS4 गाड़ियां हैं, क्या वो E20 के लिए सफिशिएंट है? उनके अंदर क्या एवरेज गिरना लिखा ही हुआ है? क्या जिन लोगों के पास थोड़ी पुरानी गाड़ी है, जिन्होंने नई गाड़ी हाल ही में नहीं खरीदी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है? आप 2 पेट्रोल भरवाइए गाड़ी में, एक XP 100 या स्पीड 100 पावर 100, मतलब कि 100 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल भरवा लीजिए, शुद्ध पेट्रोल जिसमें इथेनॉल मिक्स नहीं है। और सेम मॉडल की गाड़ी में आप E20 वाला 91 ऑक्टेन वाला पेट्रोल भरवा लीजिए, जो 102 रुपया लीटर प्रति लीटर दिल्ली में मिलता है, वो भरवा लीजिए। दोनों गाड़ी का पिकअप, इंजन का वाइब्रेशंस, इंजन का नॉकिंग और इंजन का एवरेज दिल्ली के ट्रैफिक में एक साथ गाड़ी चला के टेस्ट कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस इतना ही करने की जरूरत है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक नॉर्मल पेट्रोल जो 102 रुपया प्रति लीटर आ रहा है, और एक हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल जो 167 रुपया 35 पैसा आ रहा है। दोनों को डलवा के चेक कीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब सरकार और उसके कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि भारत में सिर्फ एक ही गाड़ी ने सवाल खड़ा किया है, एक ही गाड़ी के ओनर ने सवाल खड़ा किया है, एक ही आदमी ने सवाल खड़ा किया है, और उस आदमी का नाम मनीष कश्यप। अरे नहीं भाई, आप जाके देखिए, अभिनव सर का गाड़ी खराब हुआ। आप जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक समर्थक हैं रेणुका जैन, जिनका डिफेंडर है, उन्होंने बकायदा ट्विटर पर ट्वीट किया कि उनको क्या समस्या हुई। बकायदा बहुत सारे गैराज के लोग बता रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हो रही है। इथेनॉल ठीक है देश के लिए, देश के डिपेंडेंसी के लिए ठीक है। डॉलर को बाहर भेजने के मामले में इथेनॉल अगर होगा तो डॉलर कम जाएगा, हमारा इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा हमारा, ये सारी चीजें सही है। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, तब तक आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोरोना का वैक्सीन बिना टेस्ट किए पूरे देश के लोगों को कैसे लगवा सकते हैं? आप बताइए। पहले तो आपने बताया कि भाई नोटबंदी से फायदा हुआ, बाद में पता चला कि स्विट्जरलैंड में काला धन बढ़ गया, बकायदा रिपोर्ट है ये। उसके बाद से बताया कि कोरोना के वैक्सीन से कोरोना भाग जाएगा, लोगों का कोरोना भागा काढ़ा से, लोगों का कोरोना भागा उनके योगा से, उनके एक्सरसाइज से, और बाद में पता चला कि जो वैक्सीन लगवाए हैं उससे ब्लड मोटा होते जा रहा है और दिल में प्रॉब्लम होते जा रहा है। वैसे ही ये एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है वो भारत की गाड़ियों के हार्ट को खराब करेगा। हार्ट मतलब पंप होता है, पंप, ये पंप शरीर में है, और गाड़ी का पंप गाड़ी के फ्यूल टैंक में होता है, जो पूरा ईंधन को सप्लाई करता है स्पार्क प्लग तक या इंजेक्टर तक। तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि कंटामिनेटेड फ्यूल है। अरे कंटामिनेटेड फ्यूल पहले क्यों नहीं हुआ? पेट्रोल कंटामिनेटेड क्यों नहीं होता था? पेट्रोल भी होता था, ऐसा नहीं है नहीं होता था, लेकिन इस लेवल का कंटामिनेशन पेट्रोल में क्यों नहीं पाया जाता था? यकीन मानिए, ये मॉनसून है, मॉनसून के समय में देश में बारिश हो रहा है,
और बारिश के समय में लोगों को समस्याएं हो रही है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। भूटान ने इसलिए मना कर दिया है कि भूटान का स्टोरेज कैपेसिटी E20 कैपेबल नहीं था। अब भारत की गाड़ियां क्या कह रही है, गाड़ी के ऑनर क्या, सॉरी, कंपनियों का ऑनर क्या कह रहे हैं या संचालक क्या कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी E20 कैपेबल है। हाँ भाई, आपकी गाड़ी E20 कैपेबल है, ये बात सही है, लेकिन आपकी गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, ये भी बात बताइए आप। साथ ही साथ उसके रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी बात बताइए आप। और साथ ही साथ पिकअप में प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी बात बताइए आप। और अगर गलती से गाड़ी बारिश में बाहर छूट गया या मोटरसाइकिल है, उसके टंकी से जो है मॉइस्चर कंटेंट अगर फ्यूल टैंक में चला गया तो उसके बाद से क्या होगा, इसके बारे में भी बताइए आप। तो ये आधा सच सरकार बोल रहा है और आधा सच छिपा ले रहा है। आधा सच ये है कि ब्राजील में E20 लागू है, E27 लागू है। आधा सच ये है कि अमेरिका में E10 है। आधा सच ये है कि जर्मनी में E10 है। लेकिन आधा सच छिपाया जा रहा है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज कंपेयर टू यूएसए, एज कंपेयर टू जर्मनी, एज कंपेयर टू ब्राजील अभी टेस्टिंग फेज में है। और टेस्टिंग की बात मैंने नहीं किया था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों ने कहा था कि भारत के लोगों की गाड़ियों पे अभी टेस्टिंग किया जा रहा है, 1 साल बाद रिजल्ट आएगा। तो 1 साल बाद जो रिजल्ट आएगा, वो क्या रिजल्ट आएगा वो आप सभी को भी पता है। आज भी एगो पेपर लीक हुआ है, 1 साल बाद आपकी गाड़ियां ना जाने कई एक जगह से लीक होगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए आज ही मैं बोल रहा हूं सभी लोगों से कि सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिए, क्या पता सरकार हमारे भगवान हमारे प्रार्थना को सुन ले और E20 को 2030 तक होल्ड कर दे। जी, ये जो आपने गुहार लगाई है विद ऑल द तर्क जो आपने दिए, जो सारे फैक्ट्स आपने पेश किए, इसके बाद मैं खुद सोचने पे मजबूर हूं। लेकिन हमारे साथ नागेन जी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वन इंडिया के, वो भी आपसे कुछ सवाल रखना चाहते हैं। तो नागेन जी, ओवर टू यू। नमस्ते मनीष भाई। नमस्ते नमस्ते। मेरा भी बिहार से ही ताल्लुक है और देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो बिहार है वो भारत बन चुका है, यानी भारत बिहार बन चुका है। कुछ भी पॉसिबल है आज के समय में। ठीक है, हम ये समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आपसे कि बिहार जो काफी, हम हमेशा से, जो बिहारी है वो हमेशा यही सोचता है कि बिहार का विकास होगा, इतनी सारी सरकारें बदली, चाहे आप जंगल राज की बात कर लीजिए, वो भी हमने समय देखा। और मेरा ताल्लुक तो जहानाबाद से है, तो मैं तो बिल्कुल जानता हूँ कि क्या हुआ है वहां पर और क्या दुर्दशा थी। लेकिन जब मैं आज अभी पटना कुछ दिनों पहले गया और वहाँ चाय वाले जो सड़क पर चाय बेचते हैं और बहुत सारी कहानियां सुना रहे थे, हमारी आदत है बात करने की, तो बात करके ये समझ में आया कि वो खफा बहुत हैं अपने सीएम से। उनको बोलते हैं कि वो अनपढ़ हैं, उन्होंने राजनीति की और 8वीं पास बोल के किसी और को हराया, फिर कोई 7वीं पास भी नहीं है, मर्डर के चार्जेस और कितना सारा कुछ चल रहा है। आप भी चलिए बीजेपी में थे, हमको बोलना पड़ेगा, आप बीजेपी में थे, अब जनता राज में है, और शायद आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि ये सही है या नहीं। वो एक रियलाइजेशन जरूर हुआ होगा, तभी आप छोड़ के आए होंगे। मेरा सवाल ओवरऑल ये है मनीष भाई कि आप बिहार में, हम तो चलिए नोएडा में हैं, लेकिन ये थोड़ा बताइए कि भरत तिवारी केस हो या बाकी की चीजें हो, खान सर हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी बिहार में है कि लाश सड़क पे रखी हुई थी और वहां प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ नहीं कवर कर रहा। ओवरऑल बिहार का हालत क्या है? E20 तो एक एग्जाम्पल है, और आप सहमति रखते हैं क्या कि पूरा भारत बिहार बन चुका है? इट इज नार्निया, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बिहार, न्यू बिहार मेरा कहना चाहिए। देखिए, नया बिहार में क्या होता है, घोषणा होता है। उत्तर प्रदेश में 7-8 एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश में। बिहार में घोषणा होता है कि हम हर जिला में एयरपोर्ट बनाएंगे, यानी 38 में से 38 जिला में एयरपोर्ट बना देंगे। 38 एयरपोर्ट आज तक भारत के किसी राज्य में बना ही नहीं है। घोषणा कर दिया जाता है कि हर जिला में एयरपोर्ट बना देंगे, बिहार के लोग ताली बजाते हैं कि हाँ भाई अब हमारे जिला में तो एयरपोर्ट बन जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, महाराष्ट्र में एक आईटी सिटी है, तमिलनाडु में एक आईटी सिटी है, चेन्नई, महाराष्ट्र में पूना, कर्नाटका में बेंगलुरु, एनसीआर में गुरुग्राम, यानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा, तीनों को मिला दिया जाए तो एनसीआर में एक, हरियाणा
और तेलंगाना तथा आंध्रा को मिला दिया जाए तो एक हैदराबाद आईटी सिटी है। बिहार में नेता पता है क्या बोलते हैं कि हम बिहार में 6 गो आईटी सिटी बनाएंगे। कै गो? 6 गो। 6 बने। पूरे हाँ। देश में समझ जाइए कि गुरुग्राम 1, उसके बाद से पूना 2, कर्नाटक बेंगलुरु 3, चेन्नई 4 और हैदराबाद 5 इस शहर को माना जाता है आईटी सिटी है। पूरे देश में गांव 5। का स्थिति हालांकि बताइए थोड़ा। हालांकि गांव का छोटा स्थिति बड़ा तो बताइए। और भी बहुत सारा है, लेकिन सीधे बिहार के नेता कहते हैं कि हम 6 को बिहार में बनाएंगे और पिछले 20 साल से बोल रहे हैं एक भी नहीं बनाए हैं। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में बनाने का प्रयास किया तो उसमें बेल्ट्रॉन का ऑफिस चलाते हैं और उसी को बोलते हैं आईटी सिटी है। यहाँ के आईटी मिनिस्टर से सवाल पूछा गया कि आईटी सेक्टर के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो हम लोग साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किए हैं। मतलब उनको समझ में भी नहीं आया कि साइबर फ्रॉड और आईटी सिटी दोनों में अंतर है। ये चीज है। अब आते हैं घटना पे। जहानाबाद की बच्ची के साथ क्या हुआ वो सभी को पता है। राजस्थान में एक बच्ची के साथ 30 दरिंदों ने दरिंदगी की है। वहां के होटल पे सरकार बुलडोजर चला दी है। और जहानाबाद की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, कैसे हुआ मौत। और दुनिया में पहला ऐसा घटना है जहानाबाद प्रकरण, जिस घटना के 4 महीना हो जाए 5 महीना हो जाने के बाद भी सीबीआई पटना ने जांच किया, अब सीबीआई दिल्ली जांच कर रही है, सीआईडी ने जांच किया, एसआईटी ने जांच किया और पुलिस ने जांच किया। यानी 5 एजेंसी, पुलिस, एसआईटी, सीआईडी, सीबीआई पटना और सीबीआई दिल्ली, 5 एजेंसी ने जांच किया और अभी तक इन एजेंसियों ने यह नहीं बताया कि जहानाबाद की बच्ची का मौत किस कारण से हुआ था। वो छोड़ दीजिए, अपराधी को पकड़ना तो दूर की बात है, अरे पहले कॉज ऑफ डेथ आपको पता चलेगा तब तो अपराधी को पकड़ेंगे। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा घटना है कि इतनी सारी एजेंसियों ने जांच किया हो और कॉज ऑफ डेथ 5 महीना में भी पता न चल पाया हो। यह स्थिति है। भरत तिवारी जैसे युवाओं को हथियार उठाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हथियार उठाओ, सरासर गलत है हथियार उठाना, लेकिन उसने जो हथियार उठाया कि भाई जवैनिया गांव के विस्थापित लोगों के लिए काम कीजिए, वो उसके मरने के बाद काम शुरू हुआ। वो जिंदा था, आवाज उठा रहा था, क्यों नहीं हुआ। यहां तक कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में क्या हुआ था आज तक बिहार के लोगों को नहीं पता चल पाया। सृजन घोटाला में किनका नाम था नहीं पता चल पाया। और सबसे बड़ी बात है कि चारा घोटाला से 100 गुना बड़ा घोटाला रिशु सिरी ने किया है बिहार में। रिशु सिरी ने ओवरऑल बिहार का पूरा खजाना खाली हो गया और आज तक बिहार के लोगों को यह नहीं पता चला कि बिहार के जनता के साथ साथ सरकार कैसे कंगाल हो गया। तो बिहार एक यूनिक स्टेट है। यहां की जनता चाय के दुकान पे बैठ के अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे चर्चा करती है, जापान के विकास पे चर्चा करती है, चाइना के ताकत पे चर्चा करती है, लेकिन अपना बेटा घर में भूखा है कि खाना खाया है, ट्रेन में धक्के खा के दिल्ली जा रहा है कि प्लेन से जा रहा है, बीबी का इलाज किस अस्पताल में होगा, मां को पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसना चावल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे कोई चिंता यहां की जनता को नहीं है। अगर जनता को होती तो यकीन मानिए बिहार का हालात बदलने के लिए केरल से कोई नहीं आएगा, तमिलनाडु से कोई नहीं आएगा, गुजरात से महाराष्ट्र से नहीं आएगा। बिहार के हालात बदलने के लिए बिहारी को आगे आना होगा। और जो हालात बदलने वाले बिहारी हो तो नोएडा में बैठे हैं। अरे नहीं, देखिए एक बिहारी गए ना, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं। नहीं, आपके जैसे टैलेंटेड लोगों को, आपके जैसे टैलेंटेड लोगों को अगर बिहार में मौका मिला होता, 50-100 अगर चैनल का हेडक्वार्टर बिहार में होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारा भाई नोएडा में बैठ के हमसे सवाल पूछ रहा है, शायद वो बिहार में बैठ के बिहार के हालात को बदल रहा होता। बिल्कुल, हम इससे अग्री करते हैं। लेकिन इसी बात पे हम थोड़ा सा आगे इस चर्चा को ले जाएं। जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर अब चुनाव लड़ने वाले हैं। आपसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि लोगों को समझाना कितना मुश्किल है। रियल इश्यूज पे बात नहीं हो पा रही। मतलब पुलिस अगर वहां है तो ये तो हमने एक्सपीरियंस किया कि पुलिस के पास जो शराब पीने वाले हैं उनको पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। मतलब वो किसी के ऊपर भी कूद जाते हैं शराब पीने वालों को पकड़ने के लिए। मैं पूरी रात, मतलब गांव की स्थिति बता रहा हूं, शहर का तो छोड़िए। तो आपकी पार्टी क्या अभी
जन सुराज से और प्रशांत किशोर जी के लिए कितना टफ हो सकता है लोगों को समझाना। एक अच्छी बात भले आपके लिए यह है कि केवल एक सीट पे चुनाव है तो आप अपना पूरा फोकस कर सकते हैं, भले ही आप छोटी पार्टी हो या कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो। लेकिन जो आप मुद्दे बता रहे हैं और आप खुद ही इस बात को, आपको खुद दर्द है इस बात का कि बिहार शायद या बिहार की जनता इस चीज को समझ ही नहीं पा रही, तो इस बार प्रशांत किशोर जी कैसे जीतेंगे? बिहार का सबसे वीवीआईपी विधानसभा बांकीपुर विधानसभा है, और बांकीपुर जी। विधानसभा में एक बहुत बड़ा समस्या था मंदिरी नाला जो अभी ढका गया है, जी। 4 लेन बनाया गया है मंदिरी नाला के ऊपर। दुनिया का सबसे यूनिक अद्भुत 4 लेन बना है। एक बार जी। आप आके उसके क्वालिटी को अपने आंखों से टेस्ट कीजिए। आप सिविल इंजीनियर नहीं है, आपको कंस्ट्रक्शन का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका आंख बता देगा कि इसमें क्या करप्शन हुआ है। और वो नाला कहां से बनना शुरू हुआ है? वो नाला बनना शुरू हुआ है इनकम टैक्स गोलंबर से। और वो कहां तक बना है वो सड़क? बांस घाट तक। यानी जी। बिहार के लोगों का इनकम ये लोग शमशान घाट तक पहुंचा दिए। वो बना है इनकम टैक्स गोलंबर से और बांस घाट जी। तक बना है। और उसकी क्वालिटी को टेस्ट कर लीजिए, उसके डिजाइन को टेस्ट कर लीजिए, उसके नक्शा को टेस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे घटिया 4 लेन है। कहां बना? पटना में। पटना में कहां अब बना? फिर से सबसे वीवीआईपी जगह पे। फिर किसके से आप क्षेत्र में नितिन बना? गडकरी को जो टारगेट कर रहे बीजेपी के हैं। राष्ट्रीय लोग अध्यक्ष है उनके क्षेत्र में। और वहां लोग पे बोलेंगे ये आप स्थिति बीजेपी है को फिर तो से टारगेट कर रहे हैं, गडकरी जी के पीछे नहीं, पड़ गए गडकरी हैं जी आप इसके लिए एकदम। दोषी नहीं है। गडकरी एनएच नहीं है ये। हम गडकरी जी से सवाल उलूल जुलूल नहीं पूछेंगे, नेशनल हाईवे पे पूछेंगे। ये तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिहार स्टेट गवर्नमेंट और वहां के पूर्व विधायक ये लोग जवाब देंगे। इसके लिए अच्छा। गडकरी जी का ही दोषी नहीं जी। है। गडकरी जी को तो वो हाँ। दुबई वाला बुला रहा था, वो नहीं गए तो थोड़ा सा गलत कर दिया। उनको जाना चाहिए था, दुबई से रिसर्च करके आना चाहिए लेकिन था। लेकिन एक ही आज आज एक स्टोरी हमने की है, मैं आपसे भी, पता नहीं आपने कितना रिसर्च किया होगा या इस मुद्दे पे ध्यान दिया कि नहीं, कि नितिन गडकरी के बेटे हैं और उनका एथनॉल में बिजनेस है। आपने इसके बारे में पढ़ा, सुना? नितिन गडकरी जी खुद ही बोल रहे हैं कि 0.07% पूरे इथेनॉल मार्केट में उनकी हिस्सेदारी है। ऐसा वो खुद ही बोल रहे हैं, शायद से किसी चैनल पे बोले हैं। ये कंपनी जो है वो कंपनी है, दिन दुगनी रात चौगनी मतलब तरक्की कर रही है। अब बताइए, अभी के क्रिकेट समय में एक नियम है कि इंडिया टीम का जो कोच होगा वो आईपीएल का कोच नहीं होगा, ये नियम है। तो भाई भारत का जो जी। मिनिस्टर होगा इथेनॉल पे, जो नीति निर्धारण करेगा, भाई कम से कम उसका परिवार तो इथेनॉल इंडस्ट्री में ना हो, ये तो कम से कम होगा। नहीं तो तो आपको खीरा क्या वाला लगता है, डिपार्टमेंट क्या लेके, रहा है? सुनिए ना, नहीं तो खीरा वाला डिपार्टमेंट लेके खुद 99 लाख का खीरा खा जाएंगे। आया ना अभी एगो मंत्री जी अपने ही फार्म हाउस के लिए जो है 99 लाख का सब्सिडी ले लिए थे, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट में थे। तो भाई ये सब चीजें समझने की जरूरत है, और धीरे धीरे भारत के लोग समझ रहे हैं। बकायदा वो न्यूज चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि पटना का एक यूट्यूबर है। नितिन गडकरी जी, आप, मैं फिर से कह रहा हूं, और मैंने, तो आपके लिए तो अच्छा है ना। नहीं नहीं, मैं हजारों वीडियो में कहा हूं, आपको नहीं नहीं, नितिन गडकरी जी मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं हजारों वीडियो में कहा हूं कि वो वन ऑफ द बेस्ट हाईवे के मिनिस्टर हैं, और उन्हें सच में हाईवे मैन का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर नितिन गडकरी जी सिर्फ हाईवे पे फोकस करेंगे तो। लेकिन जैसे इथेनॉल, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे, वैसे ही हाईवे में 20% करप्शन मिल जा रहा है। उधर पेट्रोल अशुद्ध हो जा रहा है और इधर हाईवे जो है समय से पहले टूट जा रहा है। उधर पेट्रोल में गड़बड़ी पाई जा रही है और इधर हाईवे में गड़बड़ी पाई जा रही है। नितिन गडकरी जी, आप बहुत टैलेंटेड हैं, अपने दम पे यहां तक पहुंचे हैं, आदरणीय हैं। हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे भविष्य में। लेकिन अगर आप सिर्फ हाईवे पे फोकस करेंगे तो, हाईवे पे फोकस कीजिए। आपकी जरूरत यहां पे है। इथेनॉल उथेनॉल डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए। आप महान आदमी हैं, बेटा का भविष्य बचाने के लिए आप कलयुग के आंख रहते हुए धृतराष्ट्र मत बनिए। नितिन गडकरी जी, धृतराष्ट्र के पास आंख नहीं था, आपके पास आंख है। आपका बेटा का भविष्य की चिंता भारत के लोग कर लेंगे, और आप इतना जरूर कर देंगे कि आपके बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हमें पूरा यकीन है, आप इतना टैलेंटेड है।
इथेनॉल पे ध्यान देना छोड़िए, पेट्रोल पे ध्यान देना छोड़िए और हाईवे को दुरुस्त कीजिए। हाईवे में जो गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए, जो पुल पुलिया टूट जा रहा है उसको दुरुस्त कीजिए। नितिन गडकरी जी, स्वर्ण अक्षरों से आपका भारत के इतिहास में नाम लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाइएगा, यकीन मानिए फिर देश के लोग आपको उतना प्रेम नहीं करेंगे। आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए नितिन गडकरी जी, मेरे मन में आज भी आपके प्रति सम्मान है। लेकिन अगर सिर्फ आप हाईवे मिनिस्टर बन के रहेंगे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन के रहेंगे, तो इथेनॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो मनीष कश्यप सवाल करेगा। मनीष भाई, सम्मान है कि डर है ये बताओ आप, क्योंकि अब जनता, डर आपको क्यों? तो पता है, अरे हम मीडिया बिहारी वाले हैं, मीडिया वाले हम बिहारी, मीडिया पता वाले है। सवाल नहीं पूछते, एक ये तो आप मिनट, देख रहे नहीं हैं नहीं, पहले इस चीज को कंप्लीट करने दीजिए। जी। गलवान घाटी में 5000 चाइनीज सैनिकों को हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान 20 इंच अंदर नहीं आने दिए गलवान घाटी में। 20 इंच अंदर नहीं आने दिए गलवान घाटी में 5000 चाइनीज सैनिकों को। और उसी बिहार की भूमि से मैं मनीष कश्यप हूं। मैं डरता नहीं हूं। जब मेरे ऊपर एनएसए लगा तो मैं डरा ही नहीं। जब मैं इतने सारे मुकदमों में जेल गया तो डरा ही नहीं। और डरने वाला होता तो शायद आज वॉशिंग मशीन में होता। डरने वाला होता थोड़ा तो बताइए, जब आप बीजेपी में थे तो किस तरह की चीजें होती मैं थी, शायद किस तरह ऐसा का व्यक्ति पॉलिटिक्स हूं होता है बीजेपी में? स्वाभिमान के लिए या तो बीजेपी में जाने के लिए लोग सपना सजाते हैं। मैं जाके जी। खुद आ गया वापस, खुद मैं आया हूं, तो मैं लेकिन आपको डरता क्या नहीं हूं। लगा था, और ऐसा नितिन क्या गडकरी हुआ जी था से कि आपको लगा कि बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए? ऐसा क्या हुआ था कि आपको लगा था बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, सराउंडिंग होता है, सिचुएशन होता है और कर्मा होता है। शायद सराउंडिंग के लोग कह रहे थे, सिचुएशन वैसा बना, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद से सिचुएशन ऐसा बना कि मैं बीजेपी छोड़ दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद आज तक मैं पार्टी को गलत नहीं कहा हूं। जी। आज तक नहीं कहा हूं। नेता गलत होते हैं, कोई पार्टी गलत नहीं होता है। नीति गलत होता है, पूरा सरकार गलत नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा, मैंने बोला और आज भी मैं कह रहा हूं कि जिस मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने अकेला छोड़ दिया था, पीएमसीएच प्रकरण में अकेला छोड़ दिया था, उस मनीष कश्यप के सवालों का जवाब, उस अकेले मनीष कश्यप के ऊपर आज सारे पार्टी के नेता पड़े हुए हैं कि भाई इनके सवालों का जवाब दिया जाए। अरे मेरे सवालों का जवाब मत दीजिए। हमारा ऑफर तो नहीं आ रहा ना कि मनीष भाई क्या कर रहे हो, ये सब आ जाओ पार्टी में आ जाओ। मेरे सवालों का जवाब आप लोग मत दीजिए। मैं अपनी गाड़ी बनवा लिया हूं, मुझे जो वीडियो बनाना था बना लिया हूं, मुझे जो करना था कर लिया हूं। बाकी भारत के लोगों के सवालों का जवाब दे दीजिए। आप एक एफिडेविट में दे दीजिए कि गाड़ी खराब होगी, कंपनी वारंटी क्लेम करेगा, गाड़ी का एवरेज कम नहीं होगा, एवरेज कम होगा तो पेट्रोल का दाम भी कम करेंगे हम लोग, इथेनॉल से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और गाड़ी में किसी भी प्रकार का वारंटी के दौरान प्रॉब्लम आएगा तो वारंटी क्लेम होगा। और वारंटी के बाद अगर गाड़ी में ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण प्रॉब्लम आएगा, मिक्स पेट्रोल के कारण प्रॉब्लम आएगा, तो उसका वारंटी क्लेम सर्विस सेंटर करे या ना करे, सरकार को वारंटी क्लेम करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं होने वाला, मैं पहले बता देता हूं आपको मनीष भाई। मैंने इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं, मैंने कुछ इलॉजिकली बोला ही नहीं। पेट्रोल के कारण, मिक्स पेट्रोल के कारण जहां भी पेट्रोल है, आप कहां से साबित कर पाइएगा कि दूषित पेट्रोल आपने नहीं किया है? एजेंसी वाला कह देगा कि टंकी में आप ही 4 बूंद पानी डाल दिए थे, क्या कीजिएगा? पेट्रोल पंप वाला हाथ खड़ा कर देगा कि भाई मेरा पेट्रोल शुद्ध है। एजेंसी वाला कहेगा कि भाई मेरा इंजन का पार्ट शुद्ध है, प्रॉब्लम आपके पेट्रोल की वजह से हुआ है। आपको डमरू बना दिया जाएगा। ठीक है, क्या बना दिया जाएगा? डमरू। और ऐसे दोनों तरफ से बजाया जाएगा, बन चुके हैं, बजाया जाएगा, ऑलरेडी हो रहा है। तो आम जनता को डमरू बना दिया जा रहा है और बजाया जा रहा है। और जब आम आदमी जनता को दर्द हो रहा है तो कह रहा है सरकार कि तुम महादेव भक्त नहीं हो। महादेव जी इतना डमरू बजाते हैं तो डमरू को दर्द नहीं होता है। सरकार थोड़ा आम जनता को बजा दिया तो तुमको क्यों दर्द हो रहा है? चलो, अभी तक आपको एंटी नेशनल घोषित नहीं किया नहीं कर पाएगा लोग। फौजी का बेटा हूं, नहीं कर पाएगा लोग मुझे एंटी नेशनल घोषित। फौजी का बेटा हूं, आज भी बाबूजी बॉर्डर पे हैं। और दूसरी बात, मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं जी, मेरे बड़े पापा आर्मी में हैं। मुझे एंटी नेशनल घोषित नहीं कर पाएगा लोग। जब आप जेल में गए थे तो क्या माहौल मिला?
इतना डिफिकल्ट होता है? ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके बाद कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो नहीं आप नहीं नहीं थोड़ा नहीं समझाइए नहीं नहीं कि नहीं जब नहीं जेल में गए थे तो नहीं। कितना दिक्कत सरकार होता है। सरकार इतना निर्दयी नहीं है। मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि इथेनॉल पे सवाल करूं तो मुझे जेल में डाल दे। मोदी जी के सीने में एगो दिल है और नितिन गडकरी जी के भी सीने में एगो दिल है। और हम लोग नितिन गडकरी जी चाचा ही ना लगेंगे हम लोगों के। तो जी चाचा जी इतने निर्दयी नहीं है कि वो हम लोगों को जेल में डालवा दे। भतीजा ने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए चाचा जी। पूरा हम लोगों का जमीन हथिया लीजिएगा तो हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे। हमारे यहाँ गोतिया में ऐसा होता अच्छा, है ना एक और कि चीज अगर सुने चाचा हैं। पूरा जमीन का कागज लेके फरार हो जाता है तो सवाल पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। तो भाई हमारा गाड़ी है बिल्कुल खराब बिल्कुल, लेकिन होगा फिर लाठियां तो चलती है। क्या? बोल, उसके बाद फिर लाठी चलता है, ये भी होता है। नहीं 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 नहीं। हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, सिविलाइज कंट्री में रहते हैं। और हमारे चाचा जी सिविलाइज हैं। ना लाठी चलेगा, ना जेल जाने की नौबत आएगी, और ना ही जो है दूसरे केसों में फंसाया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी, हम लोग अभिजीत दीपके, उनसे रोज हमारी मुलाकात होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आप जो देख रहे हैं आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत बिहार के बच्चे आए हुए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो यहाँ लगातार रुके हुए हैं, और इतनी अब प्रॉब्लम उनके लिए हो चुकी है कि भाई यही आखिरी रास्ता है, हम आमरण अनशन तक करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए थोड़ा समझाइए कि इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि हमको देखिए लगता है अगर बिहार में ये बात नहीं पहुंची है, बिहार में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के उत्साह नहीं है, तो ये कोई बड़ा आंदोलन तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और जो भी चीज है वो मुझे पसंद नहीं है। क्लियर मैं कह रहा अच्छा। हूं। पहला चीज। दूसरा चीज, उस आंदोलन में जो सोनम वांगचुक हैं, जो अनशन पे बैठे हैं, वो ओवरऑल अनशन पे क्यों बैठे हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। जी आपके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए उनका आंदोलन सिर्फ इतना है कि पेपर लीक ना हो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। सिर्फ आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हैं। 11 दिन हो गया, उन पे फिल्म बनी है, उनका रिसर्च का इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया है और कर भी रहा है। जी तो सोनम वांगचुक एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे उद्देश्य से बैठे हुए हैं। उद्देश्य उनका गलत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अगर किसी के नजर में सोनम वांगचुक गलत भी हैं तो समझने की जरूरत है, गलत आदमी का भी उद्देश्य अगर सही होता है तो लोग साथ देना शुरू कर देते हैं। जी तो अगर किसी के नजर में लगता है कि सोनम वांगचुक गलत है लेकिन उनका उद्देश्य, ये उद्देश्य सही है बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, तो भी साथ खड़ा होना चाहिए। और जिनको लगता है सोनम वांगचुक अच्छे हैं और उनका उद्देश्य भी अच्छा है, उनको भी साथ खड़ा होना चाहिए। तो जी ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि सोनम वांगचुक को मरने नहीं देना है, नहीं तो फिर आपके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कोई जंतर मंतर पे आंदोलन नहीं करेगा। आप तो ऑफिस का चक्कर लगा के 30-40 हजार रुपया महीना कमा के और बड़ा उम्मीद के साथ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी नौकरी छूट जाएगी। आपके बच्चों के लिए जो आंदोलन कर रहा है उसका सांस नहीं छूटना चाहिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग, देश के लोगों। सोनम वांगचुक को इस आंदोलन के लिए अगली बार क्या किस चीज के लिए आंदोलन करेंगे, वहां पे हमारा मतभेद होगा, मनभेद होगा, विचार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है। जी लेकिन इस आंदोलन के लिए सोनम वांगचुक का सांस शरीर से अलग नहीं होना चाहिए, यकीन मानिए, वरना आपके बच्चों का भविष्य आपके बच्चों से दूर हो जाएगा। जी, ये बहुत जी बहुत गहरी बात कह दी आपने, लेकिन एक सवाल और बांकीपुर पे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर नितिन नवीन की ही सीट पे आप बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। ये पूरे देश को भरोसा है, पर थोड़ा और जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे दे पाएंगे और कौन से मुद्दे हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन बांकीपुर के असली मुद्दे, पटना का सबसे वीवीआईपी एरिया, उसके असली मुद्दे समझने के लिए दर्शक बहुत उत्सुक हैं। बिहार का सबसे वीवीआईपी एरिया है वो, सिर्फ पटना का ही नहीं। जी जी आप बांकीपुर में बता दीजिए कि एक जगह टाउन प्लानिंग प्रॉपर हुआ हो, सिंगल जगह टाउन प्लानिंग प्रॉपर बता दीजिए। बांकीपुर में टाउन प्लानिंग की बात करना इसलिए जरूरी है कि बांकीपुर वीवीआईपी एरिया है, व्यापारियों का एरिया है, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोगों की का एरिया है। जब आपके एरिया में टाउन प्लानिंग 0 बटा सन्नाटा हो
तो यकीन मानिए आपके एरिया में विकास हुआ ही नहीं है। बस ये सिंपल सवाल का जवाब है, सिंपल। समझने वाले लोग समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले लोग कहेंगे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, पार्किंग चाहिए, नल का पानी चाहिए, बिजली चाहिए, घर चाहिए। अरे सिंपल। बांकीपुर का टाउन प्लानिंग सही नहीं है, तो एक बार आप टाउन प्लानिंग को दुरुस्त करने के लिए एक बार जनसुराज को मौका दीजिए, प्रशांत किशोर को मौका दीजिए। बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक आपकी समस्याएं हैं, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, जल जमाव का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, गर्मी के दिनों में घर पे पानी नहीं पहुंच रहा है, उसकी समस्या है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान एकदम, अगर आपने जनसुराज को मौका दिया, प्रशांत किशोर जी को मौका दिया, तो वो हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी। अब आप ठानिए लेंगे कि भाई 35 साल में हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, तो 5 साल और हम बर्दाश्त करेंगे, तो कीजिए बर्दाश्त। और अगर आपने ठान लिया कि भाई 35 साल आपने कष्ट झेला है, 40 साल कष्ट झेला है, अब हमें बदलना है, अब ये 5 साल बदलाव के लिए वोट करना है, तो एक बार जनसुराज को मौका दे दीजिए। जी जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। अब ऐसे सामने अभिषेक कुमार जी हैं, उनके लिए कोई विशेष टिप्पणी की, उनको सही उतारा गया। अब नितिन नवीन जी की सीट है, इतनी बड़ी सीट है, अब अभिषेक कुमार जी आ रहे हैं, उनके खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है, तो वहां क्या रवैया है? देखिए, हम लोग अभिषेक, हाँ जी, अभिषेक कुमार जी। ऐसा लगता है कोई छोटी मोटी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन यहाँ हमने कितनी गहराइयों के साथ चीजों को समझा। एक सवाल बहुत ही आकर्ष, सॉरी मनीष जी, बस एक सवाल जो आकर्ष पूछ रहे थे उसमें बस एक मैं ऐड करना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जीतेंगे कि नहीं, हाँ या ना में एक जवाब दीजिएगा, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, कुछ लेकिन मुश्किल सब नहीं है, बताते हुए कुछ मुश्किल नहीं है, नहीं, नहीं ये कुछ भविष्य मुश्किल नहीं है, हम चाहते हैं आपसे, कुछ क्योंकि आप आपके साथ काम कर रहे हैं जी। एक मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जवाब दूंगा, ठीक है? जी। रोनाल्डो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और इस बार भी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गया पोर्चुगल। जी। इसका मतलब यह नहीं है कि रोनाल्डो महान नहीं है। जीत हार अलग चीज है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग चीज है। प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे राजनेता हैं, और उन्हें जीतना चाहिए। अगर पोर्चुगल का पूरा टीम रोनाल्डो का साथ देता, तो 2026 का वर्ल्ड कप रोनाल्डो के पास होता, पोर्चुगल के पास होता। वैसे ही बांकीपुर की पूरी जनता अगर चाहती है कि इस महान आदमी को, इस अच्छे आदमी को, अच्छे नेता को सदन में भेजा जाए, तो साथ देगी। अब ये जनता पे छोड़ दिया जाए, लेकिन मेरा अंतरात्मा कह रहा है कि प्रशांत किशोर जी इस बार जीतेंगे। चलिए आकाश, प्लीज कंटिन्यू। मनीष कश्यप जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ऑफिस की एक पॉडकास्ट के लिए, बैठते हैं, बहुत मजा आएगा। आकाश के पास अभी बहुत सारे सवाल हैं एंड विल कंटिन्यू, क्योंकि आपसे वक्त हमेशा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा हमें वक्त दीजिए। आकाश, प्लीज कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन। जी जी जी, ये नागेन जी थे, हमारे साथ जुड़ रहे थे, सीनियर एडिटर फ्रॉम वन इंडिया। इन्होंने हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छा बिहार टू बिहार कनेक्शन बनाया सर से। लेकिन सर, अब चलिए, हमने बांकीपुर पे बात कर ली है, E20 पे बात कर ली है, एक सवाल थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे और सोशल मीडिया के लिए आ रहा है। हमने बहुत गहराइयों से बात कर ली। एक सवाल मेरे को कमेंट सेक्शन में हमारे ही एक दर्शक ने दिया कि सर, आखिर आपकी गाड़ी का हुआ क्या, इनोवा हाई क्रॉस का, उसके बाद आपने कैसे सोल्यूशन निकलवाया? देखिए, वो तो सब वीडियो है, सारी चीजें हैं। मैं गया और 9,300 रुपया दिया जी। गाड़ी ठीक हुई, उसके बाद से आया, और उसके बाद से आने के बाद मैं XP 100 फ्यूल अपनी गाड़ी में भरवाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल अपनी गाड़ी में भरवाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी ठीक ठाक चल रहा है, अभी ठीक ठाक चल रहा है। अभी 91 वाला फ्यूल हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, जो नॉर्मल फ्यूल है वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आदमी वैगनआर खरीदा है, बलेनो खरीदा है, 10 लाख की गाड़ी, 12 लाख की गाड़ी खरीदा है, EMI भरता है, फ्रिज का, AC का, टीवी का, मोबाइल का, यहाँ तक कि अपनी बीबी के शौक का भी EMI भर रहा है वो हर महीना। अब बताइए, वो 167 रुपया 35 पैसा पेट्रोल कैसे भरवाएगा? ये सोचने की जरूरत है।
तो सरकार ये बता दे कि भाई शुद्ध हवा देंगे कि नहीं देंगे, शुद्ध पानी देंगे कि नहीं देंगे, शुद्ध पनीर, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध फूड फूड प्रोडक्ट देंगे कि नहीं देंगे। ये तो सरकार देगी ही नहीं। कम से कम हमारी गाड़ियों के लिए शुद्ध पेट्रोल तो दे दे, शुद्ध डीजल तो दे दे, हमारे लिए ऑप्शन तो दे दे भाई कि ये वो शुद्ध है और ये 20% वाला मिक्स है। हम डिसाइड करेंगे। रेट में आप 10 रुपया का अंतर रख दीजिए, 5 रुपया का अंतर रख दीजिए, हम लोग डिसाइड कर देंगे। और 2030 के बाद आप कंपलसरी कर दीजिएगा। आप समय तो दीजिए ना, आप हमें समय दे रहे हैं ना हमें शुद्ध दे रहे हैं, तो समस्याएं हो रही है। 167 रुपया लीटर मैं पेट्रोल भरवा रहा हूं और अभी उस वजह से गाड़ी ठीक ठाक चल रहा है, गाड़ी ठीक हो गया है। गाड़ी ठीक हो गया है क्योंकि अब E100 पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल अगर आप भरवा रहे हैं। लेकिन यहाँ सर एक E100 से तो गाड़ियां नहीं चलेगा भैया। हाँ, जी जी जी, माफ कीजिएगा। XP100 हाँ जी जी जी, माफ कीजिएगा। बट हाँ, E20 पे ही ये हाल हो गया। लेकिन वहीं सर एक सवाल और पूछूंगा। टोयोटा ने आके ऑफिशियली सोशल मीडिया पे आके जवाब दिया, काफी सारी आपको हिट मिली कि शायद आप झूठ बोल रहे थे, लेकिन आज इस वार्तालाप से ये बात साफ हो गई है कि भैया हमने मान लिया गाड़ी में दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया कि E20 पेट्रोल भी चल सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए। लेकिन ये जब पूरी चीजें चल रही थी, क्या आपको लग रहा था कि ये टोयोटा के जवाब में भी सरकार का हाथ है? आपकी जो टोयोटा ने तो मेरे खिलाफ जवाब ही नहीं दिया है जी। अंग्रेजी में टोयोटा ने जवाब दिया, अंग्रेजी में। कंटामिनेटेड फ्यूल के वजह से मनीष कश्यप की गाड़ी खराब हुई। टोयोटा ने साफ साफ जवाब दिया। कंटामिनेटेड मतलब कि प्रदूषित फ्यूल। अब प्रदूषित फ्यूल कहां से आता है? पेट्रोल पंप से आता है। और पेट्रोल पंप से अगर कोई ले, प्रदूषित फ्यूल के कारण गाड़ी खराब हो जाए, तो भाई दोषी कौन है? टोयोटा ने तो साफ साफ बताया कि हम नितिन गडकरी को क्लीन चिट दे रहे हैं और हरदीप पुरी को फंसा दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी हैं। सारा रायता नितिन गडकरी जी ने फैलाया है। अब देश के लोगों को पता चला कि भाई पेट्रोलियम मिनिस्टर भी है कोई, हरदीप पुरी उनका नाम है, और वो आके अब मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कंटामिनेटेड फ्यूल के वजह से गाड़ी खराब हुई। टोयोटा ने साफ साफ बताया। टोयोटा ने यह कहा कि उसकी गाड़ी E20 कैपेबल है, लेकिन टोयोटा ने यह नहीं कहा कि E20 इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का सही है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। तो टोयोटा ने कहीं मुझे गलत नहीं कहा है, और अगर टोयोटा गलत कहेगा तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन टोयोटा ने मुझे गलत नहीं कहा। और मैंने वीडियो में कहा कि भाई प्रदूषित पेट्रोल के वजह से, मैंने वीडियो में कहा कि इसमें मिक्स है 20% इस वजह से। तो सही बात है, अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर आया या पेट्रोल प्रदूषित मिला, तो इथेनॉल कारण है उसका सबसे बड़ा कारण। तो वही है सर। इसमें एक सवाल, हरदीप पुरी जी की गलती है कि नितिन गडकरी जी की गलती है? अहंकार की गलती है। किसके अहंकार की? बस जनता की बातों को जो ना सुने उसके अहंकार की। जी, जनता की बातों को सुना जाए, ऑप्शन दिया जाए जनता को। कम से कम आप, नितिन गडकरी जी खुद ऑफिशियली कहने वाले हैं कि दिल्ली में हमको रहने का मन नहीं करता है, दम घुटता है। अब बताइए, खुद कहने वाले हैं। तो जब नितिन गडकरी जी का दम घुटता होगा तो आम आदमी को कितनी समस्याएं होती होगी। तो नितिन गडकरी जी ये भी कहे कि मैं दिल्ली आता हूं, काम निपटाता हूं, फ्लाइट पकड़ के नागपुर चला जाता हूं, आम आदमी कहां जाएगा? वैसे ही नितिन गडकरी जी के पास अनेकों गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां हैं। हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली भारत में 15 से 20 ही गाड़ियां हैं, और सारी गाड़ियां टेस्टिंग फेज में है। और हाइड्रोजन फ्यूल पे सिर्फ और सिर्फ शायद से टोयोटा की गाड़ियां टेस्टिंग हो रही है। और टोयोटा ने नितिन गडकरी जी को गाड़ी दिया है, उस गाड़ी से नितिन गडकरी जी चलते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि क्या करते हैं अब टोयोटा और नितिन गडकरी जी जाने। लेकिन उस हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है नितिन गडकरी जी के पास। पेट्रोल को देखना नहीं चाहते हैं नितिन गडकरी जी। आम आदमी कहां जाएगा, किसको देखेगा? पेट्रोल देखे, डीजल देखे, इलेक्ट्रिक देखे, हाइड्रोजन फ्यूल देखे, E20 देखे, E25 देखे, E30 देखे, फ्लेक्सी फ्यूल देखे। आप बता दीजिए कि हम लोग क्या देखें? आम आदमी कंफ्यूज है कि भाई हम जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो सरकार चार्जिंग स्टेशन निकाल दे रहा है, कह रहा है कि भाई
चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा सकते हैं। गुरुग्राम की स्थिति आप देख लीजिए, वहां पे हर एक पार्किंग से, हर एक बेसमेंट से चार्जिंग निकाल दिया गया जी। उसके बाद से डीजल गाड़ियां अगर खरीद रहा है जनता, तो नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि डीजल गाड़ी का कोई भविष्य नहीं है, वहां पे जनता फंस जा रहा है। पेट्रोल गाड़ी खरीद रहा है तो भाई पेट्रोल गाड़ी की भविष्य नहीं है। हाइब्रिड गाड़ी खरीद रहा है तो हाइब्रिड गाड़ी का भविष्य नहीं है। तो सरकार बता दे कि अगला 50 साल तक कौन सी गाड़ियां भारत में चलेगी, कौन सी गाड़ियों का भविष्य है, उसी हिसाब से आम आदमी डिसीजन लेगा। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली अगर एक कार खरीदता है तो अगला 15 साल देख के खरीदता है जी। एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली मोटरसाइकिल खरीदता है तो वो अगला 10 साल 15 साल देख के खरीदता है। भाई हमें तो 2 साल बाद का पता नहीं है कि E25 आ जाएगा कि E30 आ जाएगा, 2 साल बाद का पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि 2 साल बाद नितिन गडकरी जी के बच्चे का संपत्ति 2 गुना 3 गुना 4 गुना जरूर हो जाएगा। तो उन्हें अपने बच्चों के संपत्ति के बारे में परवाह है, तो भाई जनता को अपने भविष्य का चिंता है। तो सरकार जनता का भविष्य बता दे कि क्या है, गन्ने का जूस पीना है या बांस का जूस पीना है या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सरकार बता दे। जी मनीष जी, आपने काफी सारा व्यंग कर लिया, काफी सारा हमने हरदीपपुरी पे, नितिन गडकरी जी पे बात कर ली। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके सामने रखता जाऊंगा, और सवाल भी क्या है, जन स्वराज पार्टी के कई सारे सपोर्टर्स हैं, चाहते हैं प्रशांत किशोर को बांकीपुर में जीतते हुए देखना, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ये E20 फ्यूल शायद उनके लिए सही नहीं है, और कई सारे आपके समर्थक हैं, आपके फैंस, कहना भी उन्हें गलत नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे वो आपको फॉलो करते हैं। इन सभी लोगों के लिए आपका एक मैसेज क्या है? सही को सही और गलत को गलत कहना सीख लीजिए, नहीं तो बारी आपकी भी आएगी। और सरकार से सवाल, और सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके का जनता हैं, हम आपके लोग हैं, जो समझना है समझिए। सरकार लोग चुनता है अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में, तो हमारा गार्जियन है सरकार, तो सरकार के हम बच्चे हुए। हम लोग, अगर सरकार हमें जनता समझती है, बच्चा तो समझेगी नहीं, चूंकि सरकार तो, नेता तो अपने बच्चों को ही बच्चा समझते हैं, उन्हीं के भविष्य की चिंता करते हैं जी। तो अगर हमें जनता समझती है तो हम जनता हैं, हमने चुना है आपको, और हमारी भी चिंता कीजिए सरकार, हमारे भी भविष्य के बारे में सोचिए सरकार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज आपने जो अभी हमें समय दिया, ना सिर्फ आपने समय दिया बल्कि बहुत ही अच्छे ओपिनियंस भी सामने रखे, हमें बताया कि कैसे E20 फ्यूल का एक नैरेटिव चल रहा है जबरदस्ती कि चलिए आपकी वीडियो को बार बार उठा के उसको गलत बताया जाए, लेकिन हकीकत आपने आज सामने रख दी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर हम कि आपने हमें समय दिया। मनीष कश्यप जी हमारे साथ थे, जन स्वराज पार्टी के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, और नागेंद्र जी ने आपको इनवाइट कर ही दिया है हमारे यहाँ आके कभी पॉडकास्ट के लिए। बहुत मजा आएगा सर, लेकिन आज भी उतना ही आनंद आया जितनी अच्छे तरीके से आपने सारे ओपिनियंस रखे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.